गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ड्रीम आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड और आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं। तो पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होगा जो हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी बढ़ रही है उससे रिलेटेड। दूसरा आर्टिकल हमारा जो अभी प्रधानमंत्री ने निजीकरण की जो वकालत की है उससे रिलेटेड। तीसरा हमारा इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद हम जो करंट में जो छोटी बड़ी खबरें चल रही है वैक्सीनेशन और इससे वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप ये हेडिंग देखिए कि 70 साल में हमारे राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6 से 7 गुना बढ़ गई है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज है ना वो हार्डली 2 गुना बढ़े हैं। तो जब हमारा हाई कोर्ट राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो 1949 में बना, तब हमारी राजस्थान की पॉपुलेशन थी 1.5 करोड़। तो उस समय 1.5 करोड़ के हिसाब से थे जज 11। लेकिन आज जब हमारी पॉपुलेशन 7 करोड़ के आसपास हो गई है तब भी जजों की संख्या अभी भी 23 ही है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात यह है कि पद 50 स्वीकृत हैं, 50 पद हैं, लेकिन अभी तक नियुक्त कितने हैं? 23। तो कितनी पेंडेंसी है? लगभग 27 जज जो हमारे हाई कोर्ट में अभी भी वैकेंट हैं। तो अब अगर हम विचाराधीन जो केस हैं, जो पेंडेंसी है हाई कोर्ट में, उसका आंकड़ा देखें तो ये लगभग 5 लाख पार पहुंच चुका है। अब इसके आर्टिकल में जो कारण बताए गए हैं वो ये हैं कि जो अपॉइंटमेंट है उसमें काफ़ी डिले हो रहा है। कि जो अपॉइंटमेंट के हाई कोर्ट में हम किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं कि कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो या ऐसा अधिवक्ता जो 10 साल तक उच्च न्यायालय में काम कर चुका हो। तो अभी जो ये जो सेकंड वाला प्रोविजन है ना उसको काफ़ी कम यूज़ किया जा रहा है। तो हार्डली पिछले 3 साल में जो वकील कोटा है उससे सिर्फ एक जज की नियुक्ति हुई है। उसके अलावा जो दूसरा कारण दिया गया है वो ये है कि काफ़ी सारे जज 9 जज तो रिटायर हो गए और 2 का हाई कोर्ट में तबादला हो गया। अब इसके अलावा भी जो क्या क्या कारण रहते हैं हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। इनका अपॉइंटमेंट जो तीसरे न्यायाधीश मामले में उसने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो 2 सीनियर जज होते हैं उनसे कंसल्ट कर की जाती है। तो जो अब ऐसा बोला जाता है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है जो कोलेजियम सिस्टम है ये काफ़ी ओपेक है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो कई बार अगर जजों का नाम रिकमेंड भी किया जाता है तो कभी गवर्नमेंट के साइड से अप्रूवल नहीं आता, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो होना क्या चाहिए कि जो हमारा जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। अब जो लॉ कमीशन ये बोलता है कि कम से कम हर 10 लाख पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, और अभी कितना है इंडिया में? 20। तो हमें लगभग 30 न्यायाधीश और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी टफ टास्क है, क्योंकि अगर जस्टिस डिलीवरी अच्छी नहीं होगी तो ये एक तरह से जस्टिस डिलेड, अगर जस्टिस डिलेड होगा तो ये एक तरह से जस्टिस डिनाइड है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होगा। कैसे? क्योंकि फेयर एंड स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 में गिना गया है। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा? जो वैकेंट पोस्ट है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा, जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि अभी उम्र कितनी है इनकी हाई कोर्ट जज की? 62 साल। तो इसको शायद थोड़ा इंक्रीज भी किया जा सकता है, या फिर हम जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के उनकी भी मदद ले सकते हैं। अब मान लो अगर ये 23 जज अगर जो 5 लाख केस है उनको सुलझाने में आ जाए अकेले, तो एक जज पर कितने केस आएंगे? लगभग 21,739। ये क्या संभव है? बिल्कुल असंभव है। और क्या कर सकते हैं? तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में काफ़ी छुट्टियां होती है, तो हम छुट्टियों को कम कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो जो ये पेंडेंसी इतनी बड़ी हुई है इसका मेन कारण क्या है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें इसके जो सारे पहलू होते हैं, पुलिस हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, इन सबको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो ट्रायल है वो फटाफट से हो सके और जो कोई भी केस हो कम से कम समय में पूरा हो सके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो हाई कोर्ट ही क्यों जाए भाई, हम चाहें तो जो छोटे मोटे मसले होते हैं उनको जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि मीडिएशन हो गया, इनके थ्रू हम सुलझा सकते हैं। तो हमें इनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। और जो हाई कोर्ट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये क्या करते हैं? अपने रिट पिटीशन का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो इनको थोड़ा सा इसको भी लिमिट करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर जस्टिस डिलेड होगा तो जस्टिस डिनाइड होगा। तो एक तो इससे क्या होगा, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो गया। इसके अलावा कई सारे जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अभी इन्फोर्सिंग नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें रैंक भी गिरती है। इसके अलावा क्या होगा कि जो अमीर लोगों का, आप ऐसा देखोगे जस्टिस डिलीवरी में कि अमीर लोगों का तुरंत केस फटाफट हो जाएगा। तो जो ज्यादा जिनके केस पेंडिंग होंगे ना, या तो वो हार्डली पुअर होते हैं, जो पुअर लिटिगेंट होते हैं उनको ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इसके अलावा क्या नुकसान होते हैं कि जो अंडर ट्रायल है वो काफी सारे बढ़ गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो किसी केस में उसको सजा 10 साल होनी थी, उसको 2 साल की सजा होनी थी और वो 2 से अधिक साल तो जेल में ही, अंडर ट्रायल में ही काट चुका है। तो ये एक तरह से अगेंस्ट टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। इसके अलावा अभी हम इस आर्टिकल में क्या रिलेट कर सकते हैं, अभी हम अगर जजों की पेंडेंसी की बात हो गई है तो क्या राजस्थान कहीं पे कुछ अच्छा किया है? तो आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई थी उसमें राजस्थान प्रिज्म रिफॉर्म में नंबर 1 पे था। ओवरऑल कौन नंबर 1 था? महाराष्ट्र। तो हमारी जो सबसे बड़ी सोच है ना कि जो जस्टिस डिलीवरी है ये सिर्फ जस्टिस की बात नहीं है, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो जब हम हमारी सरकारें या कोई भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जस्टिस डिलीवरी भी उनके एजेंडा में होना चाहिए कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट टाइम पे हो, उनमें कोई डिले नहीं हो। और जो गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो एमओपी, जो एनचेक रिजेक्ट करने के बाद आया था, उस पर जो बात चल रही है उसको तुरंत सुलझा लेना चाहिए ताकि अपॉइंटमेंट और फटाफट से हो सके। अब ये जो इतने सारे जज हैं, इनसे और भी क्या, ये इतनी सारी जो पेंडेंसी है, इनसे और क्या नुकसान होता है? इनसे सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि जब जज पे इतने सारे केस लाद दिए जाएंगे तो क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी घट जाएगा। अगर एक जज एक दिन में 50-100 केस सुनेगा तो ऑब्वियसली उसको इतना टाइम नहीं दे पाएगा, तो जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है वो भी खराब होता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है निजीकरण से रिलेटेड। तो अभी प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की जो जोरदार पैरवी की है उससे रिलेटेड, तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि निजीकरण की इंडिया में क्या पॉलिसीज रही हैं और पिछले 30 साल में इनका क्या इतिहास रहा है। तो निजीकरण, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें ज्यादातर सरकारी महत्वों पीएसयू पे फोकस किया गया। निजीकरण को थोड़ा सा एलियन समझा गया, उनको ऐसा समझा गया कि ये हमारा जो सोशलिज्म कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है। लेकिन धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी बनी और धीरे धीरे हम निजीकरण की तरफ बढ़ते चले गए। तो हमारे अभी जो वर्तमान वित्त वर्ष है में कितना टारगेट रखा गया है विनिवेश और निजीकरण से? लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए। और पिछले साल कितना टारगेट था? 2.1 लाख करोड़। तो हार्डली हम इसको 15,000 करोड़ ही अचीव कर पाए। अगर हम गवर्नमेंट की स्पीड की बात करें कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे कितना स्पीड से काम कर रही है, तो गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन मार्केट में उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे। जैसे कि एयर इंडिया को बेचने की कितनी बार कोशिश हो गई लेकिन हमेशा विफल रही। और अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि कुछ 8 जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सुधार, रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र क्या क्या हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को ओपन करेंगे। जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। तो आपने अडानी वाली कंट्रोवर्सी पता होगी। अंतरिक्ष और जो परमाणु एजेंसियां हैं उनमें भी निजी क्षेत्र को खोला जाएगा। तो जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो भी इसरो के साथ कोलैबोरेट कर पाए। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम निजी क्षेत्र का जो एक्सपर्टाइज है उसका अच्छे से उपयोग कर सकें और देश के डेवलपमेंट में भाग ले सकें। तो हमारी सरकार का यही कहना है कि जो बिजनेस है ना वो सरकार का काम है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस कौन अच्छा कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनका काम ही क्या है? बिजनेस करना। तो वो अपने साथ क्या है ना, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, बेहतर मैनेजमेंट लेके आएंगे और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण लेके आएंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। और इस जो सरकार का जो टारगेट है इससे क्या होगा कि जो हमारी जो फाइनेंशियल अभी जो रेवेन्यू घट चुका है उससे लड़ने में भी मदद मिलेगी। तो हम एक बार नजर डाले थे कि इंडिया का इतिहास क्या क्या रहा हुआ है। तो सबसे पहले
सबसे पहले निजीकरण के बाद हमारी जो 1991 की औद्योगिक नीति थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें बात की गई थी। उसमें कुछ चुनिंदा जो PSU थे उनमें विनिवेश की बात की गई थी, लेकिन जब सरकार ने बोला था कि उनका जो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा, मतलब 51% से अधिक हिस्सेदारी सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब हम मैनेजमेंट हम चाहते हैं, अब सरकार अपना हिस्सा 49% से भी कम लाना चाहती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा हो और अच्छा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर हमें दे सके। दूसरा आर्टिकल है कि अब वो दूसरा पॉइंट है कि अब तक किन किन बड़ी कंपनियों का निजीकरण हुआ है। तो 1999 में जो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने अलग से एक विनिवेश मंत्रालय बनाया, जिसका काम ही यही था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आगे ले जा सके। तो उस टाइम पे बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऐसी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको बेचा गया था। तो इकोनॉमिक सर्वे ने, जो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे था, उसने भी इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको एनालाइज किया था और बताया था कि ये बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, ये काफी, इनका निजीकरण हुआ तो ये काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई है। तो इस तरह से निजीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, अगर हम बात करें जो जर्नी में तीसरे पॉइंट की, तो अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि जो किन किन सेक्टर में कब कब डिसइन्वेस्टमेंट की अनुमति मिली या कब कब निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया। तो सबसे पहले बैंकिंग की बात करते हैं। तो बैंकिंग में जब नरसिम्हन कमेटी आई थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि घरेलू बैंकों के साथ साथ निजी बैंक भी होने चाहिए। तो फिर 1993 में 13 नए घरेलू बैंकों को इजाजत दी गई। अब टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लें तो 1991 से पहले सारा मोनोपोली किसका था, BSNL का। तो जब, लेकिन 1999 में जब हमारी नई टेलीकॉम पॉलिसी आई तो उसके बाद निजी कंपनियां आई, उसके बाद कई सारी कंपनियां आई और शायद आज तो कुछ बंद भी हो गई, यूनिकोर, कई सारी कंपनियां बंद भी हो गई। तीसरा सेक्टर बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो जब इससे पहले 1956 में जब LIC एक्ट आया तो LIC एक्ट आया तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई। तो उस टाइम पे जो छोटी मोटी कंपनी था उनका निजीकरण करके LIC में मर्ज कर दिया गया। लेकिन बाद में जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में नरसिम्हन कमेटी थी, उसी प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में जो मल्होत्रा कमेटी थी उसने ये रिकमेंड किया कि इसमें भी, बीमा क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को अनुमति दी जाए। तो उसके बाद प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में आने लगी। अब बात करते हैं हम एविएशन सेक्टर की। तो एविएशन सेक्टर में जब 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने ओपन स्काई पॉलिसी लेके आए कि हम स्काई को ओपन करेंगे, तो गवर्नमेंट एयर इंडिया के अलावा अलग अलग कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो फिर जो दमनिया एयरवेज हो गई, एयर सहारा हो गई, तो ऐसी कई सारी कंपनियां आई। अब ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लें तो 1991 तक सिर्फ दूरदर्शन ही था, वही एकमात्र हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज हो गया, सबका सोर्स वही था। उसके बाद 1992 में निजी चैनल GTV स्टार्ट हुआ और आज तो आपको पता ही होगा कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा हमारे पास न्यूज चैनल हैं। अभी जो पूरा आर्टिकल है ना डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण का, इसको हम अच्छे से एक अलग पूरा वीडियो बना के एक बार फिर डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं, क्या सरकार की पॉलिसीज रही हैं, क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा जो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब आया था, जनवरी 2020 में। तो अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी जो हमारी फ्यूचर मेडिकल साइंस है कि हम बीमारियों को अच्छे से समझ सकें, अगर कोई पेंडेमिक आती है तो हम अच्छे फ्यूचर में अच्छे से डील कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इंडिया का जो जिनोम है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनका लगभग जो जिनोम में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होता है, लेकिन एक रेफरेंस जिनोम बनाया जाए ताकि हम आने वाली बीमारियों से लड़ सकें। तो इस प्रोजेक्ट में जो लगभग 20 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जिनमें एम्स हो गया, कई सारे IITs हो गए, तो वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और इसका जो नोडल इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है उसको नोडल पॉइंट बनाया गया है। तो ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। इससे पहले वर्ल्ड में भी एक प्रोजेक्ट आ चुका है जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, और कब पूरा हुआ, 2003 में। इसके 2 पार्ट हैं, HGP राइट और HGP रीड। ठीक है, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें जो देश भर के जो लगभग 100 जातियां होंगी, उनके जो 20,000 लोग हैं उनके जीनोम की स्टडी कर रहे हैं।
इससे क्या होगा, इससे देश में किस जाति में कौन सी बीमारी होने की आशंका अधिक है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये जानना पॉसिबल होगा। यदि किसी जाति में कोई बीमारी विशेष होने की अधिक आकांक्षा है तो हम उसे पहले ही रोक पाएंगे। तो अब क्या होगा, पर्सनलाइज इलाज हो सकेगा, जिससे प्रत्येक रोगी को उसके हिसाब से दवा और डोज दी जा सकेगी। तो अब जब हम डिफरेंट, जो अभी राजस्थान में भी क्या हो रहा है कि जो कई सारी जो हमारी जातियां हैं, जैसे गुज्जर हो गए, मीणा हो गए, राजपूत हो गए, सिख हो गए, इनके लोगों का सैंपल ली जा रही है। अब इन लोगों का सैंपल लेके इनका जीन का जो जीनोम है ना, उसका रेफरेंस जीनोम बनाया जाएगा और एक डिफरेंस देखा जाएगा कि इनमें जीनोम का जो हमारे डीएनए का कौन सा पेयर डिफरेंट कर रहा है। फिर पता लगाया जाएगा कि क्या पता किस जाति में कोई पेयर, अगर मान लो किसी, जैसे हम मान लेते हैं जैसे सिंधी हो गए, तो आप नॉर्मली पाओगे कि इनका जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो क्या जीन है, कौन से जो जीन के पेयर होते हैं वो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या किसी पर्टिकुलर कास्ट में कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, किसी में जेनेटिक बीमारी होगी, डायबिटीज़ होगी, तो हम पता कर पाएंगे कि अच्छा पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ये वाला जीन का पेयर जा रहा है और जिससे डायबिटीज हो रही है, तो हम उस पर्टिकुलर जो जीन है ना उसके टारगेट कर पाएंगे। तो ऐसे जो पर्सनलाइज इलाज होगा उसको हम कर पाएंगे कि माता से बच्चे में कौन से जीन जा रहे हैं, तो कौन सी बीमारी ट्रांसफर हो रही है जो जेनेटिक है, तो हम उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा क्या फायदा होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब जीनोम का डेटा डालेंगे तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मान लो कभी इंडिया हेल्थ स्टेट बनता है, जब हमारा जो हेल्थ स्टेट, हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन का हेल्थ डेटा है वो अगर कभी एक ऑनलाइन डेटा, पूरा डेटा सर्वर बन जाता है, पूरा डेटा स्टेक बन जाता है, तो मान लो आप कभी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो और आपका जीन का जीनोम डेटा अगर उसमें है, तो डॉक्टर आपको अच्छे से मेडिसिन बता पाएगा कि अच्छा इसका जीनोम का डेटा ये है, तो इस पर ये मेडिसिन शायद काम नहीं करे, तो वो आपको उस हिसाब से मेडिसिन लिख पाएगा। तो इस तरह से जो बीमारी की सटीक और सूक्ष्मतम जानकारी मिलने से जो डॉक्टर है ना वो बेहतरीन दवा और इलाज हमें दे सकेंगे। तो इससे हमारा जो निरोगी जीवन है वो काफी कुछ बढ़ेगा। और अब चलते हैं हम आगे। अगला आर्टिकल है हमारा, जो छोटे मोटे आर्टिकल है वही है कि अब कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही है, तो अब जनता की बारी आ गई है, सरकारी कर्मचारियों और वृद्ध लोगों के बाद, जो हेल्थ वर्कर है उनके बाद। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में लगेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपये में लगेगा। उसके बाद अमेरिकी जो रिपोर्ट है उसमें जो सऊदी के जो एक पत्रकार थे जिनकी हत्या हो गई थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए प्रिंस सलमान जिम्मेदार है, ऐसे एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। उसके अलावा ये एक न्यूज़ पढ़ी आपकी, बिहार में उज्ज्वला सिलेंडर बेचने की लगी कतार, महिलाएं बोली भरा सकते नहीं तो रखे क्यों। अब चलो ये तो एक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट हम बोल सकते हैं कि महंगाई के विरुद्ध इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कई बार उज्ज्वला स्कीम हो गई या हमारी जो सौभाग्य स्कीम हो गई जिसमें लोगों के मीटर लगाए जा रहे हैं या उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो हमें लोगों की इनकम ऑगमेंटेशन, लोगों की इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम किसी को लाइट का कनेक्शन भी दे दें, मीटर भी लगवा दें, लेकिन उसके पास लाइट का बिल भरने के पैसे नहीं तो क्या फायदा। अगर हम किसी को गैस सिलेंडर दे दें लेकिन उसके पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं तो क्या फायदा। तो डेवलपमेंट सिर्फ लोगों को सुविधा देने से नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट उसका एक सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद स्पोर्ट्स की एक जो न्यूज़ है कि अब जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में जो हमारे स्टेट के जो युवा खिलाड़ी कुछ जीतते हैं मेडल, तो उनके लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी का पिटारा खुल गया है, तो वो उनको डीएसपी और एसीएफ बनाया जा रहा है। तो अगर हम जब स्पोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं तो आप आउट ऑफ टर्न नौकरी की बात जरूर कीजिए। तो अब हमारे जो खेल मंत्री ने बोला है कि अब जो जूनियर इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं उनका भी नंबर आएगा। उसके अलावा एक छोटी सी न्यूज छूट गई थी, शायद मैं इसमें डालना भूल गया, वो ये थे कि ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, तो एक बार हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टाइन नंबर से डिफाइन होती है। तो जो प्रीमियम पेट्रोल होता है उसका ऑक्टाइन नंबर ऑब्वियसली जो नॉर्मल पेट्रोल होगा उससे ज़्यादा होगा और कीमत भी 2-3 रुपये ज़्यादा होती है। तो जो ऑक्टाइन पेट्रोल होता है उससे क्या होता है, इंजन में नॉकिंग और जो डेटोनेटिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
हम एक आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, निजी करंट से रिलेटेड, तो उसको हम आज दिन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।